नमस्कार, आप देख रहे प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा एक दिन की प्रयागराज यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान दोपहर को वो अरेल घाट से नाव के जरिए संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए रवाना हुई। उनके साथ उनकी बेटी मिराया और कुछ अन्य लोग भी थे। प्रियंका गांधी जब बोट पर सवार होकर संगम जा रही थी तो उस वक्त योगी सरकार हेलीकॉप्टर के जरिए माघ मेले में मौजूद श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश कर रही थी। प्रियंका गांधी और उनके साथ आए लोगों पर भी फूलों की बारिश हुई। हालांकि फूलों की यह बारिश अकेले प्रियंका के लिए नहीं बल्कि मौनी अमावस्या पर माघ मेले में आए लाखों श्रद्धालुओं के लिए कराई जा रही थी। जिस वक्त हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश कराई जा रही थी उस वक्त प्रियंका और उनके साथ मौजूद लोग भी हेलीकॉप्टर को नाव पर बैठकर देख रहे थे। जो मांगा अपने दिल में मांगा अपने दिल में रखूंगी। अच्छा, किस तरह का अनुभव था? गंगा में संगम स्नान किया आपने? नहीं, आज यहाँ आकर बहुत खुशी हुई क्योंकि शंकराचार्य जी और मेरे परिवार के साथ का पुराना रिश्ता है जी। 1990 में जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 53वीं पुण्यतिथि पर आज लखनऊ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में स्पेशल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने दीनदयाल उपाध्याय को नमन करते हुए उनकी सोच की सराहना की है। सीएम योगी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच से प्रभावित हैं। 53 वर्ष पूर्व आज ही के दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने भौतिक काया को छोड़ करके हमसे अलग हुए थे, लेकिन उनकी उपस्थिति उनके विचारों के माध्यम से, उनके विचार दर्शन के माध्यम से निरंतर पार्टी को और समाज को अनुप्रेरित करती रही और आज उसी का परिणाम है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इस अंत्योदय और एकात्म मानव दर्शन के प्रेरणा प्राप्त करके आज केंद्र और प्रदेश सरकार देश के गांवों के बारे में, देश के गरीब के बारे में, महिलाओं के बारे में, युवाओं के बारे में, समाज के प्रत्येक तबके तक विकास की योजनाओं को पहुंचाने के बारे में कुछ सोच पा रही है, कुछ कर पा रही है, तो वास्तव में इसके प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय है। मोदी जी ने 26 मई 2014 को जो बात कही, 26 मई 2014 को कही गई उनकी बातें आज उनके द्वारा लागू की गई योजनाओं के माध्यम से देखने, समझने और सुनने को मिलती है। कोई सोचता था भारत जैसे देश में 6 वर्ष के अंदर 2 करोड़ लोगों को आवास मिल जाएगा। कोई सोचता था 10 करोड़ लोगों को शौचालय मिल जाएगा, 8 करोड़ लोगों को रसोई गैस के सिलेंडर मिल पाएंगे, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल पाएगा, 35 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खुल पाएंगे, देश की आधी आबादी 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर पाएगी, हर घर तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लक्ष्य को लेकर के जल जीवन मिशन लागू हो पाएगा। 1947 से लेकर के 2014 तक एक सपना था, लेकिन 2014 के बाद हमने अपनी आंखों से इसको हकीकत में बदलते हुए देखा। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे बीच में नहीं, अपनी भौतिक काया का विसर्जन उन्होंने आज से 53 वर्ष पहले कर दिया था, लेकिन उनका विचार दर्शन आज भी हमें निरंतर अनुप्रेरित कर रहा है जीवन के हर एक फील्ड में। यही कारण है कि कोरोना के दौरान जब दुनिया पस्त थी, पूरी दुनिया जब अस्त व्यस्त थी,
तब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अगर एक गरीब के लिए, एक किसान के लिए, एक प्रवासी मजदूर के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर कार्य कर रहा था, इसके पीछे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच थी। अगर वो कार्य कर रहा था इसलिए क्योंकि इसे मालूम है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रेरणा हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ में है और उनकी प्रेरणा उस गरीब के लिए है जो अपनी नौकरी छूटने के कारण, लॉकडाउन के कारण पलायन करने के लिए मजबूर हुआ। लेकिन मुझे उसकी चिंता करनी है, स्वयं की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि स्वयं की चिंता अगर मैं करूंगा तो फिर क्या स्थिति होगी। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमेशा अपने वक्तव्य में एक बात को कहते थे, उनकी जो बातचीत होती थी, जिन बातों को लगातार वो फोकस करते थे, आदि शंकराचार्य की जीवनी जब उन्होंने लिखी तो उसमें उन्होंने आदि शंकराचार्य की जीवनी में इस बात को स्पष्ट किया कि जब आदि शंकराचार्य भिक्षाटन के लिए जाते हैं, एक घर के सामने जाते हैं, बड़ी हवेली होती है, वे भिक्षाम देही का जैसे ही आह्वान करते हैं, इससे पहले कि घर की मालकिन भिक्षा लेने के लिए घर के अंदर जाती है, भिक्षा लेकर के आती है, उनकी नजर उस हवेली के सामने पड़ी हुई एक झोपड़ी में निकल रही कराह पर पड़ती है और उनके मन में बात कौंध उठती है कि इस इतनी बड़ी हवेली के सामने इस छोटी सी झोपड़ी में एक व्यक्ति भूखों करा रहा है, क्या इन लोगों की आवाज इस कराह पर नहीं पहुंच पा रही है क्या? और अगर नहीं पहुंच पा रही तो इसका मतलब कहीं ना कहीं संवेदना की कमी है। ऐसा न हो कि मैं भी इस अन्न को ग्रहण करके संवेदनहीन हो जाऊं। तो उन्होंने तय किया कि मैं इस हवेली से आने वाली भिक्षा को भी ग्रहण नहीं करूंगा। और आदि शंकराचार्य जैसे घर की मालकिन भिक्षा लेकर के आती है और भिक्षा लेने के लिए उनसे आग्रह करती है, उन्होंने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, आपके घर के सामने इस भिक्षा की आवश्यकता मुझे नहीं है, लेकिन आपके घर के सामने इस झोपड़ी में निवास करने वाला यह व्यक्ति जो भूखों से करा रहा है, अगर भिक्षा आप उसको दे देती तो संभवतः आपको ज्यादा पुण्य लगेगा, बशर्ते मुझ जैसे व्यक्ति को भिक्षा देने की तुलना में। धनबाद और रांची में कोयला खदानों पर अधिकार जताने के लिए हो रही गैंगवार में यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गैंग के अभिनव प्रताप सिंह को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। अभिनव प्रताप सिंह अयोध्या का रहने वाला है और 11 मुकदमों में वांछित चल रहा था। पीएसपी इनकी टीम ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया, एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। जैसा आप लोगों को प्रेस नोट दिया गया और इसमें हमने दिखाया भी। आप जानते हैं कि एक धनबाद और रांची में पुनः जो है कोयला खदानों पे अपना वो जताने के लिए, उस पर अपना आधिपत्य जताने के लिए पुनः वहाँ गैंगवार जो चल रहा था, उसमें एक सूर्यदेव सिंह के भतीजे नीरज सिंह की हत्या हुई थी, जिसमें हमारे अंबेडकर नगर के एक अमन सिंह और एक प्रयागराज के धर्मेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू, ये लोग जेल में भी बंद हैं। अमन रांची जेल में है और धर्मेंद्र प्रताप सिंह रिंकू धनबाद जेल में है। और उसी गैंग से संबंध रखने वाले जो धर्मेंद्र, ये अभिनव प्रताप सिंह हैं, ये फैज़ाबाद के रहने वाले हैं। तो अभी जो आप फायरिंग देख रहे थे, थाना है बैकमोर, धनबाद झारखंड में, वहाँ अपराध संख्या 27/21, धारा 115, 387, 511, 467, 68, 471, 120B और 34 IPC में ये वांछित थे। सुल्तानपुर में बिना एडमिशन के ही छात्रवृत्ति घोटाले की बात सामने आई है। सरस्वती एविएशन एकेडमी में 5 अनुसूचित छात्रों को बिना एडमिशन दिलाए ही लाखों रुपए की छात्रवृत्ति हजम कर ली गई। फिलहाल एकेडमी के संचालक पर मुकदमा दर्ज कर छानबीन की जा रही है। मामला नगर कोतवाली के अमहट स्थित सरस्वती एविएशन एकेडमी का है, जहां युवाओं को पायलट बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन बीते दिनों यहां छात्रवृत्ति को लेकर हुए घोटाले को लेकर हड़कंप मच चुका है। इस पूरे मामले पर डीएम ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। जैसा भी आपके द्वारा अवगत कराया कि ऑलरेडी इसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो गई हैं
तो उसको मॉनिटर करवा लेंगे कप्तान साहब से डिस्कस करके जल्द से जल्द। कि छात्रों का अगर किसी ने पैसा हड़पा है तो ये बहुत ही गंभीर बात है कि इस समय रोज़गार देने के नाम पे झांसा देना बहुत ही गंभीर धारा लिया जाएगा। और यदि इसमें बात सत्य आती है, आगे निकलता है, तो इसमें फिर क्योंकि इकोनॉमिक ऑफेंस है तो इसमें देखा जाएगा, अगर गैंगस्टर लग सकता है तो उसको भी प्रयास किया जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर भी बंद है इस समय, वहाँ मिलता नहीं, जब जाएगी जो उसको फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग में ही उसकी तलाश भी की जाएगी। कोविड-19 को मात देने के लिए वैक्सीन का टीकाकरण लगातार चलाया जा रहा है। इस कड़ी में अब संत कबीर नगर में डीएम और एसपी ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया है। डीएम और एसपी का टीकाकरण संत कबीर नगर के जिला अस्पताल में हुआ। वहीं टीकाकरण के बाद जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने कहा कि वो काफी रिलैक्स महसूस कर रही हैं। साथ ही डीएम ने टीके को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की है। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत आज गोंडा में फ्रंटलाइन वर्करों को टीका लगाया गया। इस अभियान की शुरुआत डीएम मार्कंडेय शाही ने खुद वैक्सीन लगवाकर की है। इस दौरान एसपी शैलेंद्र कुमार पांडे ने भी जिला अस्पताल में वैक्सीन लगवाई। इसी के बाद दूसरे पुलिस कर्मियों को भी टीका लगाया गया। डीएम मार्कंडेय शाही ने बताया कि वैक्सीन लगने के बाद हम तकरीबन आधे घंटे ऑब्जर्वेशन सेंटर में रहे। हमें इस दौरान किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। हम अपील भी करते हैं कि जनपद के सभी फ्रंटलाइन वॉरियर्स समय पर अपने शेड्यूल के हिसाब से कोरोना का वैक्सीन लगवाएं। जनपद में ये फ्रंट लाइन वर्कर्स के टीकाकरण का आज दूसरा दिन है और इस क्रम में इसमें एसपी साहब के साथ हमने यहाँ पे आज कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है और आधे घंटे ऑब्जर्वेशन में भी बैठे थे। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं और वो नेक्स्ट डोज आफ्टर 28 डेज ये लगेगी। और मैं अपील करता हूँ जितने भी हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं वो आएँ और अपने शेड्यूल के अनुसार वैक्सीनेशन करवाएं। रायबरेली में पिछले महीने पुलिस लाइन में सरकारी सामान की नीलामी में बड़ी धांधलेबाजी का खेल सामने आया है। इस बात की जानकारी प्रतिसाद निरीक्षक की फोन कॉल की रिकॉर्डिंग से मिली है। वहीं अधिकारी ने फोन कॉल पर धांधली की बात खुद कबूल की है। वहीं फोन कॉल पर दिए गए बयान के मुताबिक नीलामी की आड़ में लाखों की कीमत के सामान का बंदरबाट भी किया गया है। अगर मनचले किसी महिला को परेशान करते हैं तो अपनी सुरक्षा के लिए पीड़ित महिला पुलिस प्रशासन का सहारा लेती है, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो महिलाएं और युवतियां आखिर अपनी सुरक्षा के लिए जाएं तो जाएं कहां। ऐसा ही मामला जनपद मैनपुरी में देखने को मिला है, जहां आरोपी दरोगा एक लड़की को मोबाइल पर मैसेज करके परेशान करने लगा। जब इस घटना की शिकायत युवती ने पुलिस अधीक्षक से की तो पुलिस अधीक्षक ने उसे ही गिरफ्तार कर एसपी कार्यालय में बिठा दिया और कई घंटों के बाद उसे छोड़ा गया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें युवती न्याय की गुहार लगाते हुए दिखाई दे रही है। देखिए, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक लड़की के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि फेसबुक से किसी दरोगा के द्वारा हमारे उनसे चैटिंग की गई है या अभद्रता बीच बीच में की जा रही है। उस प्रार्थना पत्र पर जो स्क्रीनशॉट लगा करके लिखी गई थी और दरोगा की जो डीपी थी मोबाइल फ़ोन से, उनमें बहुत भिन्नता थी। इसलिए इस जांच को साइबर सेल को दिया गया, जिसका मैं स्वयं पर्यवेक्षण कर रहा हूँ। साइबर सेल के द्वारा इनसे अपनी मोबाइल फ़ोन उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया, लेकिन इनके द्वारा वो मोबाइल फ़ोन उपलब्ध नहीं कराया गया। लिखा पढ़ी में भी नोटिस तामील कराने के लिए दिया गया, लेकिन उसके बावजूद इनके द्वारा ये उपलब्ध नहीं कराया गया है। छोटे भाई बहन के साथ रहती हूँ। मैं घंटाघर चौराहे पर रेडीमेड कपड़े की एक छोटी सी दुकान चलाती हूँ। दरोगा रवि कुमार जो कि देवीगढ़ चौकी पर तैनात है, वो मुझे काफ़ी परेशान किया करता था। मेरी दुकान के बैनर पे से मेरा नंबर उतार कर ले गया और मुझे नए नए नंबरों से कॉलें करता था। जब मैं दुकान बंद करके अपने घर जाती थी तो मुझे रास्ते में रोककर मेरे स्कूटी के कागज़ छीन लेता था, कभी चाबी निकाल लेता था, बदतमीज़ी देता था, गंदी गालियाँ देता था, कहता था मुझसे बात किया कर। मैं उससे कोई बात करना नहीं चाहती थी। मैंने ये बात अपने घर वालों को भी बताई, काफ़ी बार
मैंने सोचा कि ये मुझसे मेरा पीछा छोड़ दे, मुझे तंग करना बंद कर दे, लेकिन वो बराबर मुझे परेशान करता था। मेरी स्कूटी की चाबी छीन लेता था, कभी कागज़ लेकर चौकी पर चला जाता था और सिपाहियों से कहता था कि इस लड़की को बुला लाओ चौकी पर। मैं चौकी पर जाने को मना कर देती थी तो मेरे कागज़ सिपाहियों से वापस करवा देता था। 10 बार कम से कम उसने मेरे साथ ऐसा किया। तब उससे तंग आकर उसने मुझे इतना परेशान कर लिया। उससे तंग आकर मैंने सोचा मैं उसकी तो शिकायत करूंगी। तो वहीं कोरोना पर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बताया गया वो भी देख लीजिए। कोरोना की आज की स्थिति इस प्रकार है। आज कल 24 घंटे में 179 नए मामले आए हैं, जिनको मिलाकर कुल 3320 एक्टिव प्रकरण हो गए हैं। और जब से ये संक्रमण आया है तब से अब तक लगभग 5,79,000 89,882 882 जो मरीज हैं वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। इस प्रकार जो रिकवरी का परसेंटेज है वो 98% से अधिक हो गया है। प्रदेश में कुल 6,01,898 लोग संक्रमित हुए थे, जिनमें से 5,89,882 जो है डिस्चार्ज होकर जा चुके हैं। होम आइसोलेशन में लगभग 170 मरीज हैं। आज जो टेस्ट की रिपोर्ट है, कल 1,26,200 टेस्ट हुए हैं। इस प्रकार टोटल जो टेस्ट हुए हैं कोरोना की, उनकी संख्या अब 2,91,67,417 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाकर लक्षित समूहों को भी टेस्ट करने का अभियान चलाया हुआ है। रेस्टोरेंट्स में काम करने वाले, सब्जी बेचने वाले, इन सब का भी एक विशेष अभियान चलाकर टेस्ट किया जा रहा है, ताकि एक एक समूह को भी इस प्रकार टेस्ट करके आइसोलेट किया जा सके। प्रदेश में संक्रमण को कोरोना का कम हुआ है, उसके पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में जो प्रदेश द्वारा एक विशेष रणनीति बनाई गई है, जिस रणनीति के अंतर्गत सर्वेलांस और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के साथ साथ एग्रेसिव टेस्टिंग का जो एक मॉडल रखा गया है, उस मॉडल के अनुसार ही कार्य हो रहा है और कोरोना के संक्रमण में कमी आई है। अभी तक 1,85,000 क्षेत्रों में 5,11,000 टीम दिवस के माध्यम से 3,14,49,436 घरों में ये सर्वेलेंस का काम हुआ है और जिसकी कुल जनसंख्या 15,27,32,286 है। इस प्रकार यदि आप देखें तो इस विशेष अभियान में प्रदेश सरकार जो घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा सर्वेक्षण किया गया है, कोरोना के संक्रमण के बारे में जानकारी प्राप्त की गई है, उसके अनुसार कुल लगभग 18 करोड़ से अधिक जनसंख्या तक हमारा स्वास्थ्य विभाग पहुंचा है, जहां की सर्वेलेंस की गई है। और इसमें जैसे मैंने पहले बताया 2,91,00,000 टेस्ट हैं और 15,27,00,000 जो हैं होम जो घर घर जाकर सर्विलेंस का काम हुआ है। पूरी देश में उत्तर प्रदेश ही ऐसा प्रदेश है जिसमें इतना अधिक संख्या में सर्विलेंस किया गया है, 18 करोड़ जनसंख्या तक पहुंचा गया है। किसी और प्रदेश में इस प्रकार का प्रयास नहीं हुआ है। इसी प्रकार जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का अभियान चलाया गया था, उसकी भी तारीफ विश्व स्वास्थ्य संगठन और देश के अन्य संगठनों ने भी की है। इन सभी का ये परिणाम है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब काफ़ी कम है। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी तेज़ी से चल रही है। आज फ्रंट लाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हो रही है, जिसमें कि 1,722 सेशंस किए जाएंगे और अभी तक की सूचना के अनुसार लगभग 60,000 से अधिक वैक्सीनेशंस हो गए हैं। और ये जो पूर्व में हेल्थ वर्कर्स के जो वैक्सीनेशन कराए गए थे, ये संख्या उसके अतिरिक्त है। ये जो आज हुए वैक्सीनेशन है, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिसमें पुलिस के अधिकारी, राजस्व विभाग के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी, स्वच्छता में लगे हुए कर्मचारी अधिकारी, ये सभी सम्मिलित हैं और ये बड़ी तेज़ी से वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त ई-संजीवनी पोर्टल के माध्यम से भी लोगों द्वारा ऑनलाइन
चिकित्सा सलाह ली जा रही है। और पूरे देश में उत्तर प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश है जो कि 5 लाख से अधिक ई संजीवनी पोर्टल का उपयोग यहाँ के नागरिकों ने किया है। पूरे देश में 20 लाख से ई संजीवनी पोर्टल का उपयोग किया है, जबकि केवल उत्तर प्रदेश में ही 5 लाख से अधिक किया। इससे यह तात्पर्य है कि उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो ई पोर्टल का, जो ई संजीवनी पोर्टल है, उसका अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं। और ये विभिन्न प्रकार की बीमारियों, जिनमें कि कोरोना भी सम्मिलित है, के लिए एक अच्छा कदम है। वहीं हरदोई में प्राइम न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। हरदोई की नगर पालिका परिषद द्वारा 12 फरवरी को खुलने वाले ई टेंडर के मामले की खबर प्राइम न्यूज ने प्रमुखता के साथ चलाई थी, जिसके बाद पालिका प्रशासन और जिले में हड़कंप की स्थिति बन चुकी है। तो वहीं सत्ता के गलियारों में भी भूचाल आ चुका है। इसी के चलते सपा नेता रामज्ञान गुप्ता ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा और करोड़ों रुपए के फर्जी ई टेंडर निरस्त करने तथा मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग कर डाली है। मामला है, भाजपा सरकार जब से आई है तब से पूरे देश प्रदेश में भ्रष्टाचार, गुंडाराज कायम है। आप देख रहे हैं, आपके हरदोई में नगर पालिका द्वारा आए दिन भ्रष्टाचार किया जा रहा है। भ्रष्टाचार को लेकर और नगर पालिका की समस्याओं को लेकर, काम को लेकर मैंने कई बार डीएम साहब को ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक उन पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। अभी 12 तारीख को कल टेंडर खुलने हैं, उससे पहले ही नगर पालिका का एक तालाब है, उसमें काम चालू कर दिया ठेकेदारों ने, जबकि उस तालाब में 2 बार पहले भी काम हो चुका है, टेंडर हो चुके हैं 6 महीने 1 साल पहले, लेकिन उस तालाब का आज तक कार्य नहीं पूरा हुआ। लेकिन उसी तालाब का नाम बदल के, जगह स्थान बदल कर पहले दिखाया गया श्री चंद बरात करके सामने तालाब का काम होना है। वही कल जो 12 तारीख टेंडर होने, उसी तालाब का दिखा दिया गया, टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे ये तालाब है। ये पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है। सीतापुर की मलिया सुल्तानपुर के टिकरा जार में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां दबंगों ने एक 70 साल के बुजुर्ग की बड़ी बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। हत्या के पीछे जमीनी विवाद बताया जा रहा है। हत्या का आरोप इलाके के ही 5 लोगों पर लगा है और बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद चल रहा था। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। बावजूद इसके दबंगों ने पीड़ित पक्ष पर अचानक हमला कर दिया, जिसमें बुजुर्ग को गंभीर चोट भी आई थी। जहां इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। वहीं सिद्धार्थनगर भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने महिला के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा दिया है। इस मामले में गुस्साए लोग विकास भवन परिसर में धरने पर बैठ गए। किसान यूनियन के लोगों ने धरने पर बैठकर न्याय की गुहार भी लगाई और उनका यह भी कहना है कि ग्राम पंचायतों में पात्र को आवास न देकर अपात्र को दिया जा रहा है और सरकार की धनराशि का दुरुपयोग किया जाता है। किसान यूनियन के लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि आवास का पैसा लाभार्थियों के खाते में न जाकर कर्मचारियों के खाते में चला गया है। विकास खंड अधिकारी को ज्ञापन देकर खंड विकास अधिकारी लोटन के ऊपर जांच की गुहार लगाई गई है। मैं भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष यार मोहम्मद चौधरी। आज आकस्मिक बैठक या पंचायत इसलिए बुलाई गई, 8 तारीख को 8/2/2021 को लोटन ब्लॉक में पंचायत लगाई गई थी मासिक, जो मासिक पंचायत में सभी समस्याओं को से अवगत कराया जाता है बीडीओ महोदय को। उस दिन क्योंकि उस ब्लॉक में इतना भ्रष्टाचार हुआ है जिसका कोई हद नहीं, वहाँ पर एक हमारी महिला थी चिनकी देवी और दुसाली इनरी देवी, ये लोग एक महिला के साथ गई जिनका आवास था, क्या नाम था उनका, साफिया खातून। साफिया खातून का पैसा वो बीपीएल सूची में थी, उनका नाम था, उनको आवास मिलना था। आवास उनको ना दे करके
उनके पति के नाम का एक आदमी दूसरा उसी गांव में रहता था। फिलहाल यूपी प्राइम में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।